वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सोशियोलॉजी के पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप देखे होंगे एक यूनिवर्सिटी का और मैंने सोशियोलॉजी का सॉल्व करवाया था। वो भी ऑब्जेक्टिव पेपर था और एक लिखित पेपर, यानी कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का पेपर आपका लिखित हुआ था, उसका सॉल्व करवाया था। ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसका मैंने सॉल्व करवाया था। 75 प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे। और ये आपका क्वेश्चन पेपर है डीडीयू का, ठीक है। इसमें 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके पूछे गए थे, उनको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। 201 पेपर कोड आपका क्या है, 201 यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेपर आपका क्या था, जो है SOC 201, यानी ये पेपर 1 है कुल मिला करके। BA थर्ड सेमेस्टर आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन 2022-23 सोशियोलॉजी का पेपर है। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। ये पार्ट 1 यानी पेपर 1। और पेपर 2 का इसके बाद में आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 202 लिखा हुआ मिलेगा। SOC 202 जो होगा वो आपका क्या होगा, सेकंड पेपर होगा, ठीक है। चूँकि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने डीडीयू में आपका 2 पूछा जाता है, यानी कि दो दो पेपर पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो इसीलिए आपको 201 और मतलब जब आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो 201 और 202 आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग अब आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 101 से शुरू होता है, 102 से, ठीक है। CBS पैटर्न पर परीक्षा आपकी होनी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। प्रश्न पुस्तिका आपको 40 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं और 1.5 नंबर का एक प्रश्न होता है कुल मिलाकर के, यह ध्यान रखेंगे। और 1.5 घंटे का पेपर, सॉरी 1 घंटे का ये पेपर होता है, क्लियर। 1 घंटे आपको समय मिलता है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे। और जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली चाहे लिखित होने वाली, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, चले जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके सही आंसर क्या है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु propounded द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स, यानी सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया था। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया था। तो सीमाओं का सिद्धांत RK मर्टन और टालकट पार्सन्स का नाम आता है उनमें। तो टालकट पार्सन्स जो है सीमाओं के सिद्धांत के जन्मदाता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, यानी विच प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया। बढ़िया प्रश्न है। तो वो प्रक्रिया कौन सी भारत में संरचना के परिवर्तन को दर्शाती है। तो आधुनिकीकरण प्रक्रिया जो है, मॉडर्नाइजेशन, वो भारत में संरचना के परिवर्तन को दर्शाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लग जाएगा। बाकी और भी प्रक्रियाएं दर्शाती हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण हो गया, पश्चिमीकरण हो गया, ये सभी परिवर्तन की दशा को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रश्न यहाँ पर नहीं माला होना चाहिए था, यानी यहाँ पर आपका नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछा गया तो इसमें ज़्यादा बेटर आपका ऑप्शन नंबर ए लगेगा। तो जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है। द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। तो ये रेखीय परिवर्तन से संबंधित किससे भाई, रेखीय परिवर्तन से। लाइनर ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी जो भी औद्योगिक विकास या फिर जो भी आपके आविष्कार वगैरह होते हैं एक सीरियल क्रम में होते हैं, तो वो रेखीय विकास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका है, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, विच फैक्ट इज नॉट अ सोर्स ऑफ सोशल चेंज। कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। देखिए परंपरा जो होता है, ट्रेडिशन, ये सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी होते ही हैं, परंपराओं में परिवर्तन होता है, परंपराएं नहीं होती हैं। बाकी शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, नैतिक मूल्यों के द्वारा और कानून के द्वारा। तो ये स्रोत है, जबकि परंपरा नहीं है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था देखेंगे। पांचवा प्रश्न आपका आया हुआ था भाई, सभी लोग देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या आपसे पूछा गया था। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है। अकॉर्डिंग टू आगबर्न, व्हाट इज द इम्बैलेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर कॉल्ड। फटाफट से बताएंगे। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाले असंतुलन को सामाजिक विलंबना कहते हैं, कल्चरल लैग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, पांचवे का।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न था, द ऑथर ऑफ बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इज मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से सारे प्रश्न लगभग और लगभग यहाँ के, यानी यहाँ पे 40 प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग 20 क्वेश्चंस आपके जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से, उससे हूबहू 20 प्रश्न आपके इस क्वेश्चन में आए हुए हैं। उस क्वेश्चन पेपर को अगर आपने देखा होगा, निश्चित तौर पर आपने अच्छा लगा होगा आपको कि भाई प्रश्न आपके आ रहे हैं। और बाकी अगर मॉडल पेपर भी हमारे दोनों आप देख लेते प्ले लिस्ट में जो पड़े हुए हैं ऑब्जेक्टिव के, तो आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाना था। ठीक है, चले तो मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इस पुस्तक के लेखक है योगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, योगेंद्र सिंह। 7वां प्रश्न आपका है, देखिए सारे प्रश्न पूछे ही गए थे। अगला प्रश्न है, व्हिच थिंकर प्रेजेंट अ थियरी ऑफ कल्चरल लैग, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था? किसने दिया था भाई? तो आप सभी को पता होगा, अकबर ने दिया था। अभी ऊपर ही आपको बता रहा है। देखिए दो दो प्रश्न कैसे तैयार होते हैं, इनमें से आपको मैं बता दूं, बड़ा अच्छा चीज़ है कि दो प्रश्न आपका कैसे तैयार हो जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे अभी 1 मिनट में, देखिए सांस्कृतिक विलंबन आपसे पूछा। देखिए यहाँ पर प्रश्न 5वां नंबर, अकबर के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहता है? सांस्कृतिक विलंबना। वहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? तो अकबर ने। देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न अगर आप सही करते हो तो दूसरा प्रश्न आपका ऑलरेडी सही हो जाता है। 7वां नंबर देखेंगे, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो अकबर ने। एक बार जितने भी लोग दिख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर, मतलब कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ है उसका मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो जिसका भी पेपर अगर आपका होगा, आपका पेपर हो तो तुरंत आपको करना क्या है, मेरा नंबर है 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप सभी लोग क्या करेंगे, इस पर व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना करके बढ़िया साफ साफ फ़ोटो खींच करके और सीरियल से, जैसे पेज 1 पेज 2 पेज 3, इस प्रकार से सीरियल से क्या करेंगे, फ़ोटो खींच खींच करके और सीरियल से पीडीएफ बना करके हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप सेंड कर देंगे अपना पेपर, तो आपका पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि आप उसका आंसर की देख लें। तो आप ज़रूर पेपर को सेंड करें, ठीक है। आपका जैसे भी पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, किसी में भी, तो आप शेयर करिएगा। प्रश्न है आपका 8वां नंबर, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 8वीं का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल न्यूनतम जनसंख्या। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मिनिमम पॉपुलेशन जो होती है वो सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं ये भी प्रगति को दर्शाती है। जीवन स्तर में सुधार यह भी प्रगति से रिलेटेड है, और तकनीकी शिक्षा में सुधार ये भी प्रगति का ही द्योतक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। द बुक एशियन ड्रामा इज ऑथर्ड बाई, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बढ़िया प्रश्न है। तो इस पुस्तक को लिखा था गुरनाल मिल्डर ने। इस पुस्तक को मैंने बार बार बताया था कि पुस्तक ये प्रश्न आपका आएगा, कई बार मैंने समझाया था, ये प्रश्न आपका आ भी गया। अगला प्रश्न 10वां नंबर आप देखेंगे, पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृतिजेशन द कास्ट टू विच ला कास्टेस रिकॉर्ड एज दियर मॉडल इन ऑर्डर टू इमिटिएट इट्स बिहेवियर पैटर्न इज एड्रेस्ड एज सॉरी, बताएं। प्रश्न आपका है कि निम्न जातियों के द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल बना करके उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रभु जाति बोलते हैं, ठीक है। डोमिनिएट कास्ट, या फिर उसको हाई कास्ट भी बोलते हैं, लेकिन अगर संस्कृतिकरण की भाषा में देखेंगे तो प्रभु जाति ज़्यादा उचित पड़ रहा है। अगला प्रश्न आपका था, 11वां नंबर पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच कास्ट मोबिलिटी ऑफ एनी कम्युनिटी कैन बी मेजर्ड इज नेम्ड एज, बताएं। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जातिगतशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है, फटाफट से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग, 12वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। 12वां प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स द बेसिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेज, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? तो उनका है वर्ग संघर्ष, क्लास कन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा 12वीं का। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था,
देखेंगे 13वां प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, बताए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से किस विकास के लिए कौन सी दशा सॉरी निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है, तो नियोजन प्लानिंग आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नियोजन यानी प्लानिंग होनी परम आवश्यक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 14वां नंबर प्रश्न है आउट ऑफ द फॉलोइंग हु आर द थिंकर्स रिलेटेड विथ साइक्लिक थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है, तो कौन है भाई सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक, स्पेंगलर और पिट्रिम सोरोकिन। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। 14वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखेंगे 15वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है किसने कहा कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उनसे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। तो यह कथन किसका है भाई, यह कथन किसका है, आल्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 16वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे क्या कहते हैं। तो सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको हम प्रगति बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि द चेंज विच प्रोसीड टुवर्ड्स डिजायर्ड डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विथ सोशल वैल्यूज इज कॉल्ड प्रोग्रेस। ओके, 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु कंक्लूडेड दैट द फंडामेंटल केस ऑफ सोशल चेंज इज द चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑन मोड प्रोडक्शन। यानी 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। ये बताया था मेरे प्यारे दोस्तों किसने, ये बताने वाले विद्वान है आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका 18वां नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, जैविक विकास की अवधारणा से संबंधित है। 18वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, चार्ल्स डार्विन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 19वें का, सॉरी 18वें का। 19वां प्रश्न आपका आ चुका है द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज रिलेटेड टू विच वैल्यू, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है। तो मानवतावाद और बुद्धिवाद दोनों से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी दोनों सॉरी। अगला प्रश्न आपका है 20वां नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सोशल चेंज, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। बढ़िया प्रश्न है भाई। तो परंपरा, ये प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया आपसे, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे ए ट्रेडिशन। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज अ न्यू क्लास ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भाई पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है, खास करके कैपिटलिस्ट क्लास का। ओके, पूंजीपति वर्ग का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था द प्रोसेस बाई विच अ पार्टिकुलर कल्चरल कम्युनिटी लॉसेस इट्स ओरिजिनल कल्चर ड्यू टू कनेक्ट विथ एनी एक्सटर्नल कल्चर इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं पर संस्कृतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 23 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फैक्टर्स, यानी भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल संस्कृति का प्रसार बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर। ओके, 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सॉरी भाई। अगला प्रश्न आप देखिएगा 24 नंबर प्रश्न, तबीयत थोड़ा सा अभी भी खराब ही है मेरे, दवा चल रही है लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ा दिया जाए।
अगला प्रश्न है व्हिच आप, चूँकि पेपर हो गए हैं और पेपर की डिमांड आप लोगों की बढ़ गई थी गई, सर जी जो है पेपर सॉल्व करवाइए, पेपर सॉल्व करवाइए, और इसीलिए मुझे एक प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आपके कमेंट्स को देख देख करके मैं एकदम से परेशान हो गया था कि कैसे आप लोगों का मैं ये पेपर सॉल्व करवाऊंगा, कैसे मॉडल पेपर दे पाऊंगा इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद। लेकिन आप लोगों का ब्लेस, आप लोगों ने जो प्रभु से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, मेरी तबीयत में इजाफ़ा हो रहा है, धीरे-धीरे तबीयत थोड़ी सही हो रही है, और मैं जो है आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, 2-3 दिन तो इस तरीके से था। लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक है, आवाज़ में कुछ जो है आपका ठीक-ठाक हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत खाँसी आती है, तो वो अब धीरे-धीरे करके समाप्त हो जा रही है, ठीक है? ज़्यादा बोलने से आती है। प्रश्न आपका है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम ये है कि नगरीकरण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 25 नंबर, द चेंज विच इज अकॉर्डेंस विथ सोशल वैल्यूज इज टर्म्ड एज, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रगति, प्रोग्रेस। दोबारा प्रश्न पूछ लिया गया यही। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हु सेड द स्टेटमेंट हिस्ट्री इज अ जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरिस्टोकेरिसीस, कुछ भी लिखा है, जो भी लिखा है आप पढ़ेंगे। ये हिंदी में देखेंगे, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ठीक है? बताएं, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 26 नंबर का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको कहा था वी पेरेटो महोदय ने, और ये कथन इससे पहले वाले पेपर में भी आया था, ये क्वेश्चन लगातार आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, वी पेरेटो ने कहा था। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कितने किसने शासकों अभिजात की अवधारणा दी थी? तो किसने शासकों, अब मतलब कि गवर्निंग इलाइट, यानी हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग इलाइट? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वी पेरेटो। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? औद्योगिकरण का परिणाम क्या नहीं भाई? देखिए, औद्योगिकरण का परिणाम आर्थिक अस्थिरता हुई है, बिल्कुल। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्पादन भी हुआ है। बेरोजगारी में वृद्धि नहीं, बेरोजगारी में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि जब औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियाँ आएगी, तो उससे बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होगी। एकाकी परिवारों का विघटन ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। इसका डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? कुछ लोग इसका सी भी लगाएंगे, कुछ लोग डी भी लगाएंगे, मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका आ रहा है 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा निम्नांकित कूट में से सही जोड़े प्रदर्शित करके करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सही होगा, मतलब कौन सा मिलेगा। देखिए, चक्रीय सिद्धांत की बात की जाए, चक्रीय सिद्धांत आप चले आएगा पेट्रिम सोरोकिन, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा स्पेंगलर तो नहीं है। अब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का, यानी डी का आपका मतलब डी का चौथा आपका हो गया, ठीक है। अभिजात वर्ग की बात की जाए तो अभिजात वर्ग किसका है भाई? हाँ, ए का 3 हो गया, और किसका? डी का आपका 4, यानी पहला इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहा है, पहला, ठीक है। अब इससे क्लियर हो गया कि आपका बी का फर्स्ट होगा। अभिजात वर्ग की बात, रेखीय सिद्धांत की बात की है, स्पेंसर लगा देंगे। अभिजात वर्ग का आपका लग जाएगा भाई परेटो, ठीक है। चक्रीय सिद्धांत आपका लग जाएगा सोरोकिन, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है कि ब्लेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्लेज इंडिया पुस्तक के लेखक है मैकिम मैरियट। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैकिम मैरियट इस पुस्तक के लेखक हैं। सॉरी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? इसको दिया था एम एन श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है? तो पूंजीपति वर्ग का। यह भी दोबारा प्रश्न पूछा गया, लगभग आपके 3 प्रश्न दोबारा पूछ लिए गए थे इसी 40 क्वेश्चन में ही। ठीक है, ये भी एक प्रकार से गलती है यूनिवर्सिटी वालों की, या हो सकता है कि वो प्रश्नों को 2 बार दे दे ताकि आप आसानी से नंबर कर पाएँ। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं इनमें से भाई? देखिए, परिवारवाद जो है यही नहीं है, बाकी मानवतावाद और गतिशीलता, तर्कवाद, ये सब आपका हो जाता है। मोबिलिटी भी होती है, गतिशीलता भी होती है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपका है, देखेंगे, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन है? तो वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित किया था एम मैकलुहन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बेबलिन में भी रिगार्डेड एज, यानी बेबलिन को कहा जा सकता है, तो बेबलिन को क्या कहा जा सकता है भाई? प्रौद्योगिक निर्धारणवादी, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न आपका था, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राल्फ डेरेनड्रॉफ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसने कहा कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? किसने कहा था बताएं। तो ये भी प्रश्न आपका दोबारा पूछ लिया गया, इसको किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो वैश्वीकरण की विशेषता कौन सी है इनमें से भाई? आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि हु प्रेजेंटेड अ सिंथेटिक जो है सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, यानी लघु और बृहद परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया भाई? तो किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ये है कि जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती हैं, तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका पेपर समाप्त होता है सोशियोलॉजी का 201 कोड वाला पेपर, यानी कि यह सोशी 201, यह सोशी 202 का जैसे ही होता है आप हमारे नंबर 91 61 93 60 62% कर देंगे, तुरंत वो भी पेपर आपका सॉल्व करवा दीजिएगा, या फिर जो भी सब्जेक्ट का पेपर होगा आप मेरे पास एक बार ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है, पीडीएफ बना करके बढ़िया, जिस प्रकार से मतलब सीरियल से जिस प्रकार से ये पीडीएफ बना हुआ है कि हाँ भाई 37 के बाद में ये देखिए पेज नंबर आप देख सकते हैं, तो पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, ठीक है, इस तरीके सीरियल से जिस तरीके से यहाँ पर है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।